हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई संजय वेलकम यू वंस अगेन इन दिस चैनल। आज से हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द मुगल एम्पायर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर में आखिर हम पढ़ने वाले क्या हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुगल एम्परर बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, अकबर के बारे में हम जानेंगे, दैन जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब और उसके बाद हम मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी कुछ बातें जानेंगे कि आखिर किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन मुग़ल्स ने इंडिया में किया और उनके एडमिनिस्ट्रेशन की खासियत क्या थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मार्क्ड द एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द बिगनिंग ऑफ द ग्रेट मुगल एम्पायर. Babur defeated Ibrahim Lodi, the last ruler of the Lodi dynasty, in the first battle of Panipat in 1526 CE and established the Mughal Empire in the Indian subcontinent. Students, पानीपत में फर्स्ट बैटल होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में और उसके बाद ही दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है और इंडिया में मुगल एम्पायर शुरू होता है। स्टूडेंट्स, पानीपत की बैटल होती है 1526 में और लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो कि इब्राहिम लोदी है वो बाबर से पानीपत के फर्स्ट बैटल में लड़ाई करता है जिसमें इब्राहिम लोदी की डेथ हो जाती है। यहाँ से लोदी डायनेस्टी ख़त्म होती है और जीतने के बाद जो बाबर है वो इंडिया में मुग़ल एम्पायर की नींव रख देता है। The Mughals were to Turkish-Mongol origin and ruled from the early 16th century to the mid-18th century. जितने भी मुग़ल रूलर्स थे वो टर्किश मंगोल ओरिजिन से बिलोंग करते थे जो कि अर्ली 16th सेंचुरी से लेकर मिड 18th सेंचुरी तक इंडिया में और आसपास के एरियाज में रूल करते हैं, शासन करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं बाबर के बारे में जिसने कि इंडिया में मुग़ल एम्पायर की नींव रखी थी। इसका टाइम पीरियड है 1520 से लेकर 1530 तक, यानी कि 10 सालों तक इसने इंडिया के अंदर राज किया था और इतना बड़ा राज किया था कि काबुल से लेकर ये हमारे बिहार और बंगाल तक पहुंच जाता है, वहां तक मुग़ल एम्पायर को फैला देता है। तो चलिए क्या थी इसकी क्वालिटी और किस तरह से इसने इंडिया में अपना साम्राज्य फैलाया, कौन कौन से इंडिया के जो किंग थे उनको हराने के बाद ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर था। ये बेसिकली टर्किश कंक्यूरर तैमूर का डिसेंडेंट था। इसका रीजन फरगना था, फरगना इसका किंगडम था जो कि सेंट्रल एशिया का एक छोटा सा रीजन था। बाबर ने बहुत कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था और छोटी सी उम्र में ही ये फरगना का रूलर बन गया था। थोड़े ही समय में वहाँ का जो उज़्बेक था उसने इसको देश निकाला कर दिया, इसको फरगना से भगा दिया, लेकिन ये वहाँ पर अपना गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, पूरे डिटर्मिनेशन और करेज के साथ अपनी डिफ़िकल्टीज़ पर ओवरकम करता है और दोबारा स्ट्रॉन्ग बनता है। कुछ ही सालों में कड़ी मेहनत के बाद जो बाबर था वो काबुल का किंग बनता है, एम्परर बनता है और उसके बाद वो इंडिया की तरफ मूव करता है एक्सपेंशन के लिए। इंडिया में 16th सेंचुरी के बिगिनिंग से ही बहुत सारे पॉलिटिकल उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जो रूलर थे पहले से ही इंडिया में राज कर रहे थे, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो जो या फिर जो बाहर से इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और इंडिया में आना चाहते थे, इनके बीच में आपस में कई बार बैटल्स होती हैं अपने एक्सपेंशन को लेकर, अपने एम्पायर को खड़ा करने के लिए ये आपस में लड़ाई लड़ते हैं। बात करें अगर लोदी डायनेस्टी की, दिल्ली सल्तनत में जो सबसे लास्ट एम्परर था लोदी डायनेस्टी का इब्राहिम लोदी, ये इसी समय पर हारता है और हारने की वजह ये थी कि ये उतना कैपेबल नहीं था जितना कि लोदी डायनेस्टी के जो प्रीवियस रूलर थे। तो इस बात का फ़ायदा उठाकर जो उसका गवर्नर था पंजाब का, उसने बाबर से कांटेक्ट किया और बाबर को दिल्ली पर अटैक करने के लिए इन्विटेशन दिया। 1524 में जो बाबर था पहली बार इंडस रिवर को क्रॉस करके अफ़गानिस्तान यानी कि जो उसका किंगडम था काबुल, वहाँ से इंडिया में आता है और पंजाब में कुछ दिन रहने के बाद जो दौलत खान था इब्राहिम लोदी का गवर्नर, जो पंजाब में का गवर्नर था, उसके साथ कुछ दिन रहा
और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखने के बाद वो दोबारा काबुल लौट जाता है और 2 साल बाद 1526 सीई में पूरी की पूरी अपनी आर्मी को लेकर वो दिल्ली सल्तनत पर अटैक करने के लिए प्लान बनाता है। इब्राहिम लोदी 1526 में जब अटैक करता है इब्राहिम लोदी के एम्पायर पर, तो पहला जो बैटल था वो पानीपत में होता है और यही पानीपत की फर्स्ट बैटल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, उसके पास बहुत सारी आर्मी थी और उसके अगेंस्ट जो आर्मी थी बाबर की वो काफ़ी कम थी, लेकिन बावजूद उसके जो बाबर था वो पूरी की पूरी इब्राहिम लोदी की आर्मी पर भारी पड़ता है और एक दिन में ही जो सुल्तान था इब्राहिम लोदी वो मारा जाता है और बाबर दिल्ली सल्तनत पर कब्ज़ा करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए सक्सेस हो जाता है। यहाँ से अब मुग़ल डायनेस्टी की शुरुआत होती है। देखिए, बाबर दिल्ली पर तो अपना कब्ज़ा करने में सक्सेस होता है, लेकिन पूरे के पूरे इंडिया पर कब्ज़ा करने के लिए उसे काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करना पड़े। लाइक जो राजपूत किंग्स थे, राणा सांगा हुए या फिर और भी जो आसपास के किंगडम के जो एम्परर थे वो टाइम टू टाइम दिल्ली सल्तनत पर अटैक करते थे और जिसके कारण बाबर को काफ़ी सारी बैटल्स लड़नी पड़ी और अल्टीमेटली वो सक्सेस हुआ। ना सिर्फ इंडिया के बल्कि अफ़गान के जो रूलर्स थे वो भी इंडिया की ओर अट्रैक्ट होते थे और बाबर को उनका सामना करना पड़ता था। 1527 में राणा सांगा अपने आसपास के जितने भी राजपूताना रूलर्स थे उनको इकट्ठा करके बाबर के अगेंस्ट एक बैटल लड़ते हैं और ये बैटल होती है आगरा के पास एक छोटे से गांव खांडवा में और इस बैटल का रिज़ल्ट निकलता है कि जितने भी राजपूताना जो रूलर्स थे और उनकी आर्मी थी वो बाबर की आर्मी से हार जाती है। इस जीत के साथ ही बाबर को दिल्ली और आगरा रीजन पर कब्जा करने के लिए, एम्पायर खड़ा करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलता है। देखिए, इस जीत के बाद जो बाबर का कॉन्फिडेंस है वो डबल हो जाता है। उसका कारण ये है कि अब उसने सबसे बड़ी पावर को हरा दिया है। राजपूत उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते थे जो कि राजा से बाबर से हार चुके थे और बाबर इसके बाद लगातार एरियाज़ को कैप्चर करता है और ग्वालियर हो, धौलपुर हो, अलवर हो, यहाँ के फोर्ट वो धीरे धीरे करके कैप्चर करते जाता है। चंदेरी के रूलर मैदानी राय के अंडर में राजपूतों का एक और ग्रुप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था और 1528 में बाबर इनकी ओर अटैक करता है, मार्च करता है। अल्टीमेटली इस लड़ाई का जो नतीजा निकलता है कि जो मैदानी राय था और आसपास के जितने भी राजपूताना रूलर्स थे वो बाबर से हारते हैं और ये जो बैटल है वो बैटल ऑफ चंदेरी के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है और इसको बाबर क्रश्ड कर देता है। इंडिया को पूरी तरह अपने अंडर में करने के लिए बाबर के सामने राजपूतों का जो डर था वो ख़त्म होता है, लेकिन एक और डर उसके सामने था, वो था अफ़गान रूलर्स का। जो अफ़गान रूलर्स थे वो इंडिया में, बिहार और बंगाल में उस टाइम पर अपना शासन चला रहे थे, तो उसके सामने ये सबसे बड़े चैलेंज थे। 1529 में बाबर और अफ़गान रूलर्स जो कि बिहार और बंगाल से बिलोंग करते थे, इनकी बैटल होती है घाघरा में और यही बैटल्स ऑफ घाघरा के नाम से फेमस होती है। इस बैटल में नुसरत शाह जो कि बंगाल का रूलर था और जो कंबाइंड फोर्स थी अफ़गान की वो बाबर की आर्मी से हार जाती है। इसके साथ ही न सिर्फ बाबर का जो दायरा है वो इंडिया में बढ़ता है बल्कि अफ़गानों का पूरी तरह से इंडिया से सफाया भी हो जाता है। देखिए, 1526 से लेकर 1529 यानी कि सिर्फ 3 सालों में ही उसने 3 स्टेट्स पर अपना कब्ज़ा किया था। इसका रीज़न ये था कि वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड जनरल था और उसके साथ साथ बहुत बड़ा स्ट्रेटजिस्ट भी था। एक छोटी सी आर्मी और अपनी काबिलियत के दम पर उसने इंडिया के बड़े बड़े रूलर्स जो उस टाइम के थे, चाहे वो लोधी हों, राजपूत हों, अफ़गान पावर्स हों, इन सभी को सिर्फ 3 सालों में ही हरा दिया था और इसके बाद उसने इंडिया में अपना बहुत बड़ा एम्पायर फैला दिया था।
इस मैप में आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से जो बाबर था वो काबुल से पेशावर, गजनी, मुल्तान होते हुए इंडिया में आता है। इंडिया में दिल्ली, मथुरा, अजमेर, आगरा से लेकर नॉर्थ हिमालयन रीजन, चाहे वो ग्वालियर हो और उसके बाद बिहार का जो रीजन हो, पूरे के पूरे एरिया में अपनी काबिलियत के दम पे बाबर ने अपना बड़ा सा साम्राज्य स्थापित किया था। इतने बड़े एक्सपेंशन के बावजूद वो अपने आप को बैटल्स में इंगेज रखता है। इसका रीज़न ये है कि उसके पास वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान था, दिमाग था, और उसके साथ साथ उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंडर में था। कोई दूसरा व्यक्ति उसके सिस्टम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कुछ इन्फॉर्मेशन है बाबर की हमारे सब्जेक्ट की वो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।